वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल थ्रिल क्लासेस। दोस्तों, ये बीपीएससी टीआरई 4 का क्रैश कोर्स चल रहा है। ये वीडियो नंबर 25 है। इससे पहले मैंने 24 वीडियो अपने इस चैनल के ऊपर अपलोड कर दिया हूं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, अगर आपने अब तक वीडियो नहीं देखा है तो आप शुरू से देख लें, ठीक है। और अगर क्लास का पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाए और उसके बाद लाइक कमेंट्स शेयर करना ना भूलें। तो चलिए बगैर किसी देरी का हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे उर्दू का अदब से है और उर्दू कवायद दोनों कंटेंट को यहाँ पे लिया जा रहा है। और अब जो अभी आप लोग को जो कंटेंट दिया जा रहा है, तो जो बीपीएससी ने अब तक पूछ रखा है उस बेस पे कंटेंट तैयार करके आप लोगों के सामने मैं लेके आ रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए बगैर किसी देरी का हम लोग स्टार्ट करते हैं कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। जैसा कि स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है कि ये बीपीएससी टीआरई 3 के अंदर पूरा पूछा गया था उर्दू ग्रामर के अंदर, और 1 to 5 के अंदर, ठीक है। टीआरई 3 में जो उर्दू ग्रामर जो क्वेश्चन पूछा गया था टीआरई 3 के अंदर 1 to 5 वाले में, तो वहां से क्वेश्चन लिया गया। क्वेश्चन नंबर कितना है? 14 है, ठीक है। अगर आपको बीपीएससी 1 to 3 का जो भी क्वेश्चन चाहिए, जिस मतलब कि लेवल का 1 to 5 का या 6 to 8 या 9 10 या 11 12 का, तो ये अपने मतलब कि टेलीग्राम चैनल के ऊपर मैं डाल दिया हूँ। वहां से आप इसको देख सकते हैं कि हाँ इसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ या पढ़ा रहा हूँ कि नहीं पढ़ा रहा हूँ, तो आप वहां से जांच भी कर सकते हैं। तो चलिए देख लीजिए, ये 14 नंबर का वीडियो था, मतलब क्वेश्चन था। तो वहां पे पूछा गया था जेल में से हुर्फ मुफरत की मिसाल दीजिए। तो यहाँ पे हुर्फ मुफरत की मिसाल पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 है जिम अलिफ जा, उसके बाद जाके जिम, बे में लगा भे, और एक से ज्यादा इनमें से कोई नहीं। तो ये 5 ऑप्शन दिया गया। तो इसका सही जो जवाब हो जाएगा यहाँ पे हरफ मुफरत के बारे में पूछा गया है, ठीक है। तो मुफरत का माने क्या होता है? तो देखिए मुफरत के माने अगर देखा जाए तो अकेला होता है। क्या होता है? अकेला, अकेला होता है, ठीक है। मुफरत के माने अकेला। तो जो हुर्फ अकेला रहता है उस हर्फ को हम लोग क्या कहते हैं? मुफरत कहते हैं। मुफरत किसको कहते हैं? जिस मुफरत के माने क्या होता है? अकेला। तो जो हुर्फ अकेला रहेगा उसको हम लोग मुफरत कहेंगे। अब यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 में देखिए, यहाँ पे अकेला हुर्फ नहीं है। यहाँ पे एक जीम है और जीम के साथ अलिफ को मिला दिया गया, तब जाके बना जीम अलिफ जा, है ना। यहाँ पे देखिए, यहाँ जो दिया गया है, यहाँ पे पहले बे है, उसके बाद क्या है, फिर इसमें हे जोड़ा गया है, तब बन गया क्या जाके बे में लगा भे, ठीक है। तो ये यहाँ पे और जिम देखिए, यहाँ पे क्या है? सिर्फ जिम ही है, इसमें कोई चीज जोड़ा नहीं गया है। तो हम इसको जिम को हम कह सकते हैं कि हाँ ये मुफरद है। जिम क्या है? मुफरद है। मुफरद के माने अकेला। तो जो हुर्फ अकेला रहेगा उसको हम लोग मुफरद के कैटेगरी में रखेंगे। आई थिंक आपको ये बात अच्छी तरीका से समझ में आ गया होगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। बाकी हुरूफ को हम लोग किस कैटेगरी में रखेंगे? तो मुरक्कब हुरूफ के अंदर रखेंगे। तो चलिए इस हर्फ को इसके अकॉर्डिंग हम लोग देख लेते हैं कि कितने प्रकार के हुरूफ होते हैं। इसका आंसर मैंने बता दिया आपको, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 14 का। चलिए आगे चलते हैं, तो देखते हैं यहाँ पे। तो 14 का बी हो गया। यहाँ पे देखिए उर्दू में हुरूफ तहज्जी को, किसको? हुरूफ तहज्जी को, यानी हुरूफ तहज्जी किसको कहा जाता है? जिस तरीका से अंग्रेजी के अंदर हम लोग पढ़े होंगे, तो अल्फाबेट, एक मिनट, तो हाँ, तो हम लोग अंग्रेजी में पढ़े थे अल्फाबेट, अल्फाबेट, अल्फाबेट हम लोग पढ़े थे। हिंदी में हम लोग पढ़े थे वर्ण, वर्णमाला, है ना। तो ठीक उसी तरीका से उर्दू में क्या कहा जाता है? हुर्फ तहज्जी होता है। क्या होता है? हुर्फ तहज्जी होता है, ठीक है। तहज्जी होता है। तो इस हुर्फ तहज्जी को उर्दू में जो है ना, दो हिस्सों में तकसीम किया गया है। कितने हिस्सों में तकसीम किया गया? दो हिस्सों में। और हुर्फ तहज्जी की जो तादाद अगर देखा जाए वहां पे, तो देखा जिसमें हुर्फ तहज्जी की जो तादाद में से जो रहता है वहां पे हुर्फ तहज्जी एक ही है, लेकिन इसमें जो हर्फ की तादाद जो रहती है वो 52 रहती है, ठीक है। अब यहाँ पर से इसको दो हिस्से में बांटा गया। तो एक हिस्से का नाम है हुर्फ मुफरद या मुफरद हुर्फ ही हम कह सकते हैं। दूसरा हुर्फ मुरक्कब या मुरक्कब हुर्फ हम लोग कह सकते हैं। दो कैटेगरी में। तो अभी मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया था कि मुफरत के माने क्या हो जाता है? मुफरत के माने होता है अकेला, अकेला होता है, ठीक है, अकेला होता है। अब मुरक्कब का मतलब होता है जमा, यानी एक से ज्यादा हम बोल सकते हैं इसको। मुरक्कब के माने क्या होता है? एक से एक से ज्यादा, ठीक है, एक से ज्यादा होता है। तो ये चीज आपको याद रखना है। तो मुफरद का मतलब अकेला, जैसे अली ये अकेले है, बे ये भी आपका अकेले है, पे ये भी अकेले, ते इसी तरीका से हम लोग अलिफ से ये तक देख सकते हैं। जब हम उसको अलग अलग करके देखेंगे तब जाके हम लोग इसको क्या कहते हैं? मुफरत कहते हैं।
जब मुरक्कब की बात आती है तो एक से ज्यादा हरूफों से जो मिलके बनता है उसको मुरक्कब कहा जाता है। जैसे इसमें दिया गया बे में लगा, बे में है लगा भे, है ना। तो यहाँ पे मुफरद हरूफ की जो तादाद है वो 37 है, और मुरक्कब हरूफ की तादाद जो है वो 15 है। ठीक है। अब नोट में एक चीज यहाँ पे दिया ये गया है कि मुफरद हरूफ में हे मिला देने से, हे को लगा देने से या मिला देने से हरूफ मुरक्कब बन जाता है। तो इसकी पहचान हम कह सकते हैं हरूफ मुरक्कब की पहचान हम कह सकते हैं कि बे में लगा, यानी हे जब लगा हुआ रहेगा तो हम उसको हरूफ मुरक्कब के अंदर रखेंगे। आई थिंक आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल यहाँ पे कहा गया है कि अकरम मैदान में खेल रहा है। ये सवाल पूछा गया था, ये भी बीपीएससी टीआरई 3 के अंदर पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर आपका 17 था। ठीक है। तो अकरम मैदान में खेल रहा है, इसमें कौन सा लफ्ज फेल है? फेल के बारे में पूछा जा रहा है। जैसे कि हम लोगों को मालूम, कई बार हम डिस्कस भी कर चुके हैं, पता चल गया होगा कि फेल को अंग्रेजी में वर्ब कहा जाता है। हिंदी की बात अगर हम कहें तो क्रिया कहा जाता है, यानी काम को ही क्रिया कहा जाता है, एक्शन को ही वर्ब कहा जाता है। उसी तरीका से हम लोग काम को ही फेल कहते हैं। तो वही चीज पूछा जा रहा है कि यहाँ पे काम वाला लफ्ज कौन सा है। तो मैदान तो काम नहीं है, ये तो नाम है ना। अकरम भी देखिए काम नहीं है बल्कि ये नाम है। क्या है? नाम है। क्या है? ये नाम है। खेलना, खेलना काम है। काम में क्या लगता है? काम में, काम के साथ वक्त को जोड़ा जाता है। तो हम लोग यहाँ से इंडिकेट करके हम लोग इसको पहचान सकते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि या ऑप्शन नंबर एक से ज्यादा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। कि 17 का जो यहाँ पे जो फेल पूछा गया था कि अकरम मैदान में खेल रहा है, इस जुमले में कौन सा फेल है? तो फेल आपका काम हो गया यहाँ पे। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो गया। ठीक है। इसी को हम लोग वर्ब के कैटेगरी में रखते हैं। अब देखिए जुमले में जो है ना, जुमले में जो लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है तो उसको हम लोग कई नाम दे दिया गया है। ग्रामर की शक्ल में उसको कई नाम दिया गया है, जिसमें से आपको उसी नाम के ऊपर आज हम लोग एक जुमले के अंदर जो सेंटेंस के अंदर जो वर्ड इस्तेमाल किया जाता है, उसके अंदर जो वर्ड इस्तेमाल किया जाता है तो सबका यूजेस अलग अलग है। उस यूजेस के आधार पे एक नाम दिया गया है। ठीक है। काम के आधार पे, नाम के आधार पे सेंटेंस में नाम दे दिया जाता है। उसी के ऊपर हम लोग इसमें अभी चर्चा करने वाले हैं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, खेलना। फेल क्या हो जाएगा यहाँ पे? खेलना। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। फिर भी यहाँ पे भी पूछा गया था, 20 नंबर में भी पूछा गया था। तो चलिए पहले इसको देख लेते हैं, तब उसके बाद हम लोग उसको देख लेंगे। वह कलमा, कलमा एक तरीका से समझिए लफ्ज को ही कहा जाता है। लफ्ज के माने ही मतलब लफ्ज को ही कलमा कहा जाता है। और ये कलमा को लफ्ज मौजू भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लफ्ज मौजू भी कहा जाता है। तो जो आपका लफ्ज होता है उसी को लफ्ज मौजू भी कहा जाता है, उसी को कलमा भी कहा जाता है। अब कवायद के अंदर जो इस लफ्ज के बारे में ही, लफ्ज मौजू के ही बारे में यानी कलमा के ही बारे में पढ़ा जाता है। ठीक है। चलिए अब यहाँ पे पूछा गया कि वह लफ्ज या कलमा जो किसी काम करने वाले को जाहिर करे, यानी कि कोई लफ्ज है जो काम करने वाले को बताता है। तो काम करने वाला कब बताएगा? जब एक सेंटेंस, एक जुमला फ्रेम होगा, तब में जाके वहां पे काम का इंडिकेट किया जाएगा। तब ना पहचाना जा सकता है कि हाँ काम किसने किया। तो वही पूछा जा रहा है कि काम यहाँ पे वह कलमा जिससे किसी काम के करने वाले को जाहिर करता है, यानी कि काम किसने किया। कोई काम हुआ, खेलना हुआ, रोना हुआ, हंसना हुआ, देखना हुआ, बोलना हुआ, पढ़ना हुआ, सुनना हुआ, तो आखिर ये कौन किया? जो ये चीज करता है उसी को ही हम लोग क्या कहते हैं? क्या कहते हैं उसको? फेल कहते हैं? नहीं। क्या कहते हैं? मफूल कहते हैं? नहीं। क्या कहते हैं? फाल कहते हैं। तो यानी जिस जो काम करता है ना, तो उसको फाल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा। जिस तरीका से हिंदी में हम लोग देखते हैं इसको कर्ता कहा जाता है, और उर्दू तो यहाँ पे लिखा हुआ है ये है। और इंग्लिश की बात करें तो हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं। तो सेंटेंस के अंदर जो काम को करता है ना, उसी को सब्जेक्ट कहा जाता है, उसी को हिंदी में कर्ता कहा जाता है। उर्दू की बात करें तो उसको फाल कहा जाता है। एक सेंटेंस के अंदर जो फ्रेम, सेंटेंस जब फ्रेम होता है तो उसके अंदर काम करने वाले को जाहिर किया जाता है। तो उसी जाहिर करने वाले को क्या कहा जाता है? फाल कहा जाता है। तो माफिल आपका होगा नहीं। एक से ज्यादा इनमें से, एक से ज्यादा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी फाल कहा जाता है, यानी सब्जेक्ट उसी को कर्ता कहा जाता है। सेंटेंस के अंदर में जो भी एक्शन को करेगा, तो जो भी मतलब सेंटेंस आपके पास फ्रेम यानी कि जुमला बन के आ रहा है, तो उससे आप सवाल पूछो, कौन, है ना, या किसने। कौन या किसने। अगर इसका जवाब आपको मिल जाता है तो इसका मतलब है कि आपका वो फाल है।
यानी कौन किया, किसने किया, है ना। उस्ताद ने मुझे मारा, तो अब ये मारने का काम किसने किया, तो आप कहोगे उस्ताद ने। कौन किया, उस्ताद ने किया। वो पढ़ाई कर रहा, कौन पढ़ रहा है, पढ़ाई कर रहा, तो अहमद पढ़ाई कर रहा। तो ये इस तरीका से वहां पे देखा जाता है। तो चलिए यहाँ पे सेंटेंस के अंदर में कौन कौन सा वर्ड किस तरीका से इस्तेमाल किया जाता है, उस बेस पे जो सवाल बन के आता है उसके ऊपर हम लोग सवाल कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे एक लिखा गया कि पैटर्न ऑफ सेंटेंस इन इंग्लिश। इंग्लिश में जो सेंटेंस का जो पैटर्न होता है वो इस तरीका से रहता है कि पहले सब्जेक्ट को रखा जाता, फिर वर्ब को रखा जाता, उसके बाद ऑब्जेक्ट को रखा जाता। अभी ये तीनों के ऊपर हम लोग तफसील से बात कर लेंगे। ये अभी आपको फ्रेम दिखाया जा रहा है कि सेंटेंस जो इंग्लिश में किस तरीका से फ्रेम किया जाता है, यानी बनाया जाता है। एक ढांचा कैसा होता है सेंटेंस का, तो सब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद वर्ब का इस्तेमाल किया जाएगा, उसके बाद जाकर ऑब्जेक्ट इस्तेमाल किया जाएगा। हिंदी में इसका स्वरूप देखें तो सेम उसी तरीका से, बस सिर्फ नाम उसका चेंजिंग, हिंदी वाला नाम रहेगा कर्ता, और सॉरी हिंदी वाला ना मतलब उसका चेंजिंग रहेगा। पहले कर्ता होगा, उसके बाद जाके कर्म होगा, और आखिर में यानी अंत में आपका क्रिया का इस्तेमाल किया जाएगा। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो क्रिया यहाँ पे इंग्लिश में बीच में इस्तेमाल किया जा रहा है, सेकंड नंबर पे, यानी एक तरीका से मिडिल में इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे हिंदी के अंदर क्या होता है कि क्रिया जो है एक तरीका से आखिर में, अंत में इस्तेमाल किया जाता है। सेम कंडीशन आपका उर्दू में भी रहता है कि उर्दू के अंदर जो एक नमूना बनता है, जुमले का नमूना जब बनता है, एक ढांचा जो तैयार होता है, तो उसमें पहले फाल को रखा जाता है, फिर मफूल को रखा जाता है, फिर जाके आपको फेल को रखा जाता है। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये चीज है कि ये अब फ्रेम देख लिया आप लोगों ने कि किस तरीका से फ्रेम इसको रखा जाता है हिंदी, इंग्लिश और उर्दू के अंदर। अब हम लोग इसको, ये फेल हो गया, फाल हो गया, मफूल हो गया, इसको समझते हैं, यानी कर्ता कर्म क्रिया को समझते हैं, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को समझ लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट, यानी देखिए फाल, फाल जिसको हिंदी में हम लोग कर्ता कहते हैं, इंग्लिश में हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो जुमले में काम करता है, कोई सेंटेंस आपका फ्रेम हो गया है, अगर उसके अंदर जो काम कर रहा है वो आपका क्या होगा, सब्जेक्ट, यानी जुमले का पहला जज्बू भी हम बोल सकते हैं। यानी जुमले का पहला हिस्सा जो होता है ना, वही आपका फाल कहलाता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं, यानी कि फाल कहते हैं। अब देखिए नोट में यहाँ पे दिया हुआ है, नोट वाली भी बात यह है कि फाल को मसनद अलिया और मुब्तदा भी कहा जाता है, के नाम से भी जाना जाता है। तो दो नाम ये भी याद रखना, कभी कभार एग्जामिनर पूछ देता है, ज्यादातर ये वाला नाम जो है ना, मसनद अलिया, ये नाम कई बार पूछा भी गया। ठीक है। बहुत एग्जाम में पूछा गया और सवाल बन के भी वहां पे आता है। तो ये चीज याद रखना, फाल को ही मसनद अलिया और मुब्तदा भी कहा जाता है। अब यहाँ पे हम दो सेंटेंस लिए, यानी दो जुमला लिया, उसको हम लोग यहाँ पे से देख लेते हैं। मिसाल के तौर पर रहमत घर से आया। अब देखिए यहाँ पे काम क्या हुआ, आया, तो आने का काम किसने किया, रहमत ने, तो ये रहमत क्या बन गया, फाल बन गया। आने का काम किसने किया, कौन आया, रहमत आया, रहमत आपका फाल हो गया। ठीक है। सलमान बीमार है, तो ये सलमान कौन है, मतलब बीमार कौन है, तो अब सवाल वहां से बीमार कौन है, तो वहां पे आपका क्या बन गया, सलमान बन गया। तो सलमान ने बीमार है, सलमान बीमार है। ठीक है। तो यहाँ पे सलमान क्या बन गया, फाल बन गया। तो ये इस तरीका से हम लोग सवाल कर सकते हैं। सब्जेक्ट का अगर पता करना है आपको फाल के बारे में, तो उससे पूछो किसने, कौन, किसने, कौन। अगर किसने कौन से, क्या चीज से याद रखना है, कौन और किसने। ठीक है। तो कौन, है ना, या किसने। वैसे आप कौन को फेमस मान लीजिए, आप इसी यही चीज लगा दीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज है, इसको ज्यादा आप अहमियत दीजिए, इससे सवाल कीजिए। कोई सेंटेंस है, अगर पूछिए आप उससे कौन, अगर कौन के बारे में जो जवाब देगा वो आपका फाल हो जाएगा। ठीक है। चलिए दूसरा देखिए, यहाँ पे जब आ जाता है तो एक पॉइंटेज ले लिया गया है यहाँ पे, एक मसनद के बारे में भी ले लिया गया है। मसनद को हिंदी में कहा जाता है विधेय। क्या कहा जाता है, विधेय कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विधेय कहा जाता है। और इसको अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, प्रीडिकेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रीडिकेट। अब ये चीज क्या होता है कि देखिए जो कुछ फाल के बारे में कहा जाए उसे मसनद कहते हैं। जो कुछ भी कहा जाता है, आपने देखा होगा समथिंग विच इज सेड अबाउट द सब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रीडिकेट। यानी समथिंग कुछ भी, है ना, विच, है ना, है, जो भी है, इज है, सेड कहा जाता है अबाउट के बारे में, किसके बारे में, सब्जेक्ट के बारे में,
है, क्या है, कॉल्ड कहा जाता, प्रेडिकेट प्रीडिकेट कहा जाता है। यानी कुछ जो कुछ कर्ता के बारे में कहा जाता है उसी को हम लोग विधेय कहते हैं। यहाँ पे हमने आप लोगों को एक मिसाल भी देख के रख दिया गया है। आपका सब्जेक्ट यहाँ पे उर्दू वाला कंटेंट जो आपका इधर उधर हो सकता है, लेकिन आपको समझाने के लिए उसके सामने रख दिया गया है। एक साइड हमने सब्जेक्ट को लिया, यानी जिसको हम लोग उद्देश्य भी कहते हैं। कर्ता यानी फाल, इसी को मसनद अलिया भी कहा जाता है। ऊपर मैंने अभी आप लोगों को बताया था, मसनद अलिया फाल का विराम। ये आपका विधेय यानी कि प्रीडिकेट यानी कि मसनद हो गया। अब ये चीज देखिए कि रहमत इज अ ब्रेव बॉय, कि रहमत एक बहादुर लड़का है। तो ब्रेव बॉय जो आपका बहादुर लड़का है, तो बहादुर लड़का कौन है? रहमत है। तो कौन से मिल गया ना, कौन है, तो पता ये चला कि ये रहमत है ना। तो रहमत ये हिंदी का ही हो गया जाके। अब यहाँ पे रहमत एक है ना दिलेर लड़का है, एक साहसी लड़का है, बहादुर लड़का है ना, हिम्मत वाला लड़का है। ये इस तरीका से हम लोग इसको तो देखेंगे। तो यहाँ से आपको ये रहमत था, तो रहमत आपका यहाँ पे क्या बन गया, फाल सब्जेक्ट बन गया। अब रहमत के बारे में जितना चीज कहा गया, इज आ ब्रेव बॉय, एक साहसी लड़का, तो एक साहसी लड़का ये चीज बोला गया, तो ये सारा का सारा प्रीडिकेट के अंदर हम लोग रख सकते हैं। ठीक है, इसको भी हम कई कैटेगरी में बांट सकते हैं, लेकिन आपको पहले इतना ही याद रखना कि सब्जेक्ट प्रीडिकेट, बस इसी के बारे में आपको अभी याद रखना है। ठीक है, चलिए। तो आई थिंक आपको सब्जेक्ट और प्रीडिकेट के अंदर में आपको फर्क भी पता चल गया होगा ये क्या चीज होता है। चलिए, अब यहाँ पे से हम लोग समझते हैं मफूल के बारे में। तो अभी हम लोगों ने वहां पे देखा, किसको देखा था, हमने सब्जेक्ट को देखा, प्रीडिकेट को देख लिया, मफूल को देख लेते हैं। क्रिया हम लोग पहले ही भी वीडियो में कई बार जान चुके हैं। क्रिया वर्ब को ही कहा जाता है, यानी एक्शन को कहा जाता है, काम को ही कहा जाता है। जिस लफ्ज के अंदर वक्त लग रहा है, इसका मतलब है कि वो फेल है, यानी कि वो क्रिया है। और किसी चीज को होने को भी दर्शाता है, उसकी हालत को भी दर्शाता है। मैंने आप लोगों को फेल यानी इसके बारे में, वर्ब के बारे में कई बार बता चुका, और उसको मैंने 3 कैटेगरी में बाँट के दिया था। एक मेंटली वर्ब है ना, एक्शन जिसको बोल सकते हैं, एक फिजिकल हो गया, दूसरा आप लोगों को जो था स्टेट है ना, स्टेट ऑफ द बिगिनिंग है ना। तो कहने का मतलब अवस्था को भी दर्शाता है, कोई चीज का होना, जैसे बीमार है, खूबसूरत है, तो ये है हूँ जो, ये जो है वो अवस्था को दर्शा रहा है, दिखा रहा है, तो वो कैटेगरी के अंदर भी आता है। अब हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं मफूल के बारे में। तो मफूल देखिए किसका, जिसको हम लोग हिंदी में कर्म कहते हैं, अंग्रेजी में ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो जिस पर काम का असर पड़ दे, यानी कि जिस पर काम का इफेक्ट पड़ता हो, यानी एक तरीका से ये समझिए जिस पे काम हुआ हो। एक बात और भी हम लोग इसको ले सकते हैं, जिस पर क्या होना चाहिए, काम हुआ, काम जिस पर होगा वो आपका मफूल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, मफूल कहलाएगा। अब यहाँ पे मैंने 2 जुमले लिया है, और इसके अंदर सारे चीज को मैंने आप लोगों को जो वर्ड इस्तेमाल किया गया है, सारे चीज को यहाँ पे लिया गया है। तो पहले हम लोग यहाँ पे कैटेगराइज कर सकते हैं, यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। मफूल यानी कर्म यानी ऑब्जेक्ट जिस पर काम हुआ हो, वही आपका क्या होगा, मफूल होगा, यानी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, यानी कर्म होगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें, तो हम कह सकते हैं कि जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे मैं आम खाता हूँ, मैं आम खाता हूँ। अब देखिए यहाँ पे मैं, तो खाने का काम, काम कौन सा हुआ, खाना, मैं खाया, तो यहाँ पे फाल हो गया, है ना, क्या खाया। अब सवाल पूछना, ऑब्जेक्ट के लिए ऑब्जेक्ट का कैसे पता करेंगे, अगर ऑब्जेक्ट का आपको पता करना है तो उससे पूछिए क्या, जवाब जो चीज क्या में निकल के आएगा वो आपका मफूल हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, मफूल। क्या के लिए, मफूल के लिए क्या करेंगे, क्या पूछेंगे। सेंटेंस आया, पूछिए आप उससे क्या, तो बोलेगा, जैसे एग्जांपल के तौर पे आम, मैं आम खाता हूँ, क्या, आम। तो ये आम क्या बन गया, आपका मफूल बन गया। एग्जाम्पल आप यहाँ पे देखिए, हामिद रोटी खा रहा है, हामिद क्या खा रहा है, क्या, तो बोला यहाँ पे रोटी। अब बोले क्या, तो हामिद नहीं, रोटी, क्या खा रहा, रोटी, मफूल हो गया, है ना। रानी दूध पी रही, क्या पी रही है ना, क्या पी रही है, क्या खा रहा है, क्या खा रहा है, रोटी, क्या,
क्या? रोटी। क्या पी रही है? क्या? दूध। कौन पी रहा? कौन? रानी। तो कौन से जब सवाल का मिलता है तो क्या बोला गया था? कौन के लिए फाल होगा, है ना? कौन खा रहा है? कौन? हामिद। हामिद क्या हो गया? आपका यहाँ पे फाल हो गया, है ना? अब देखिए यहाँ पे हामिद कौन, है ना? क्या? हामिद रोटी। क्या? अब यहाँ पे खा रहा है, तो ये आपका काम हो गया है। यानी एक तरीका से ये समझिए यहाँ पे, तो ये सारा का सारा फेल ही है। यहाँ से यहाँ तक ये दोनों आपका फेल के कैटेगरी में आता है। लेकिन हमने यहाँ पे क्या किया, आप लोगों को ये समझाने के लिए यहाँ पे डाल दिया था। लेकिन आपको ये दोनों चीज देखा जाए तो ये दोनों फेल के कैटेगरी में आता है, यानी इसको हम फेल के अंदर रखेंगे। अहम फेल को इस तरीका से है ना, उसको डाल सकते हैं। ये एक तरीका से माविन फेल, है ना, रख सकते हैं। जैसे हेल्पिंग वर्ब जिसको हम लोग अंग्रेजी में सहायक, हिंदी में सहायक क्रिया जो कहते हैं, तो ये कैटेगराइज कर दिया गया यहाँ पे, है ना। और ये जितनी भी बात कहा गया, जैसे कि हम, ये तो हो गया कौन? हामिद। अब जितनी बात बोला गया वो मसनद है। आयशी को बोला गया मसनद, अलिया भी बोला गया, और बता चुका हूँ, है ना। तो यहाँ से आप लोगों को आई थिंक ये बात समझ में आ गया होगा कि किस तरीका से सवाल, अगर सब्जेक्ट के बारे में यानी फाल के बारे में सवाल पूछना है तो आपको बताना है कौन। तो वहां पे जवाब जो मिलेगा वो फाल हो गया। कौन? जवाब मिल गया। मसनद अलिया हो गया। क्या? जवाब मिल गया। रोटी। मफूल। क्या पी? दूध। क्या था? मफूल। क्या खाता था? खाता है। तो मैं आम खाता हूँ। तो यहाँ पे आम क्या बन गया? क्या? आम। तो ये आम का, आम क्या बन गया आपका? आपका बन गया क्या चीज? मफूल बन गया। और जो काम हुआ इसमें देखिए, पी रही, तो पीने में समय लगेगा, वक्त लगेगा। फेल हो गया है, अवस्था को दिखा रहा है, ये भी यानी कि हालत को दिखा रहा है, ये भी आपका फेल के कैटेगरी में भी आ जाएगा। और जितनी बात जैसे रानी के बारे में बोला गया था कि दूध पी रही है, तो ये दूध पी रही, ये सारा का सारा लफ्ज किस में चला जाएगा? मसनद में, यानी प्रीडिकेट विधेय के अंदर चला जाएगा। यानी यहाँ पे रोटी खा रहा है, तो ये सारा का सारा बात किस में चला गया? प्रीडिकेट यानी मसनद अलिया यानी विधेय के अंदर चला गया। आई थिंक आपको ये चीज समझ में आ गया होगा कि एक सेंटेंस के अंदर जो भी चीज वहां पे अप्लाई किया गया था, मैंने वहां पे आप लोगों को बता दिया। फिर भी अगर कोई चीज ऐसा लग रहा है कि आपको कंफ्यूजन पैदा कर रहा है, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो इससे भी बेहतर तरीका से मैं समझाने की कोशिश। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, अगला देख लेते हैं कि आगे कौन सा टॉपिक लिया गया है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि ये बीपीएससी टीआरई 3 के अंदर उर्दू अदब का क्वेश्चन है, जो 1 to 5 में पूछा गया था। ठीक है, जिसमें से पूछा गया 23 नंबर पे है कि साहिल लुधियानवी का असल नाम क्या था। तो साहिल लुधियानवी के बारे में पूछा गया। देखिए आप भले ही आप 1 to 5 की तैयारी कर रहे हैं, आपको लग रहा होगा कि 1 to 5 में तो उतना हार्डली मतलब उर्दू अदब पूछा नहीं जाएगा। लेकिन आप 3 का अगर क्वेश्चन देखें तो वहां से आपको जाहिर पता चल जाएगा कि हाँ कौन कौन लेवल से कहाँ कहाँ से पूछ रहा है। ठीक है, अब जैसे साहिल लुधियानी के बारे में पूछा गया, 10वीं के अंदर आपको मिलेगा, है ना। और उसके बाद देखिए एक ये हो गया, असमत चगताई, चगताई के बारे में पूछा जाता है, चकबस्त के बारे में पूछा जा रहा है। क्या है ये? 9वीं 10वीं लेवल से है। जुबैर रिजवी के बारे में पूछ दिया गया है इसमें। इससे क्या पता चल रहा है कि उर्दू अदब का कोई माँ बाप नहीं है। इसको आपको एक तरीका से समझिए, अथा समुंदर ही पढ़ना पड़ेगा। लेवल के अकॉर्डिंग बढ़ता जा रहा है, इसका कोई ठिकाना नहीं है। अभी 9th 10th से दिया, हो सकता है 4 में जो है ना, इससे उठा के दे देगा। किससे उठा के दे देगा? 11 12 से उठा के दे देगा। हो सकता है 11 12 से न उठा के 3 4 से उठा के दे देगा, 3 4 5 को उठा के दे देगा। तो टेंशन लेने की बात नहीं है, मैं सारा समाधान कर रहा हूँ। भले मतलब वीडियो मैं कम अपलोड कर पा रहा हूँ, टाइम नहीं मिल पाने की वजह से, लेकिन अभी वैसे भी वक्त है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, चाहे मेरे चैनल पे आप नए हैं, तो आप इत्मीनान रखें, धीरे धीरे मैं सारा चीज करवा रहा हूँ। हाँ भले वीडियो कम अपलोड कर पा रहा हूँ, टेक्निकल इश्यूज भी है, प्लस वक्त का भी दिक्कत है, जिसके वजह से यहाँ पे मतलब रेगुलर क्लास देने में कई बार कोशिश भी किया देने के लिए, लेकिन पॉसिबिलिटी हो नहीं पा रहा। लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ, एक ना एक दिन तो जरूर मतलब कि रेगुलर करना ही पड़ेगा। क्योंकि अभी मतलब टाइम नहीं रहना, कंटेंट तैयार करना, फिर ऊपर से ये करना, तो थोड़ा सा ये आ रहा है।
ठीक है, तो वैसे टेंशन लेने की बात नहीं है। मैं अभी आप लोगों को पूरा बीपीएससी तैयारी 1, 2, 3, 2 में जो भी पूछा गया उस बेस पे कंटेंट तैयार करके दूँगा। फिर उसके बाद जो है एक मिक्सचर जो होता है वो तैयार करके मैं आप लोगों को दूँगा। तो चलिए देखते हैं बगैर किसी देरी का आप करते हो काफ़ी विलंब भी हो रहा है कि साहिल लुधियानी का असल नाम क्या था? अब नंबर 1 में है कि अब्दुल मुतल्लिब, अब्दुल्ला या अब्दुल सय्याह या एक से ज़्यादा या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए साहिल लुधियानवी का असल नाम अगर देखा जाए तो चौधरी अब्दुल हय्या ही है, यानी कि हम बोल सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है अब्दुल हय्या। ठीक है? ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। तो चलिए साहिल लुधियानी के बारे में अब हम लोग देख लेते हैं। तो जैसा कि स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है कि साहिल लुधियानी के बारे में पूछा गया कि ये शायरा ये साहिल लुधियानी का देख लीजिए। साहिल लुधियानी का असल नाम क्या है? चौधरी अब्दुल हय्या। ठीक है? चौधरी अब्दुल हय्या। उसके बाद जाके आपका हो गया कि साहिल लुधियानी की पैदाइश देखा जाए तो 1911 है, सॉरी 1921 है, और वफात अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपका 1980 है। कब है? 1980। ठीक है? पैदाइश कब हो गया जाके? 1921, वफात 1980 हो गया। वालदा का नाम देखा जाए तो सरदार बेगम। ठीक है? सरदार बेगम। वालदा का क्या नाम था? सरदार बेगम। साहिल लुधियानी की वालदा का नाम क्या था? सरदार बेगम। अब यहाँ पे असनाफ के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो असनाफ में क्या शायर के जो है गीतों का आखिरी मजमुआ जो है ना? साहिल लुधियानी के गीतों का आखिरी मजमुआ तो गाता जाए बंजारा, है ना? कि गाता जाए बंजारा किसका शायरी मजमुआ का आखिरी मजमुआ है? तो साहिल लुधियानवी का है, जो गाता जाए बंजारा। उसके बाद तसनीफियात में देखा जाए तो हो गया जाके तलखिया या परछाइयाँ। दो गो चीज यहाँ पे, तलखियाँ और परछाइयाँ, ये उसके तसनीफ के अंदर आ गया। अहम बात में अगर यहाँ पे देखें तो शायर जो थे, शायर लुधियानवी जो थे तरक्की पसंद शायर थे। एक पॉइंट ये याद रखना है। शायर बुनियादी तौर पे सनफ नज्म के शायर है। किस नज्म के शायर है? नज्म के शायर। शायर की मादरी जबान जो पंजाबी थी। शायर लुधियानवी की मादरी जबान क्या थी? पंजाबी थी। शायर ने 1937 में मैट्रिक पास किया था। शायर ने कब मैट्रिक पास किया था? तो 1937 के अंदर पास किया था, 1937 के अंदर। शायर रिसाला अदब लतीफ के, है ना, मदीर थे। ठीक है? तो शायर रिसाला जो लतीफ के क्या थे? मदीर थे। ये भी पॉइंट याद रखना आपको। चलिए, तो ये था जो मतलब कि अ, इतना कंटेंट आप लोगों के लिए जो शाहिल लुधियानी के बारे में मैंने दे पाया यहाँ पे। अब हम लोगों को क्या करना है कि अगला देख लेना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया नज्म। नज्म ये 27 नंबर पे, ये भी टीआरई 3 के अंदर पूछा गया। तो 27 नंबर पे, यह मेरा हिंदुस्तान किसकी है? तो यह मेरा हिंदुस्तान किसकी है? ऑप्शन नंबर 1 जुबैर रिजवी की है, या वहाब दानिश की है, या कैफी आजमी की है, या एक से ज्यादा, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ये जो नज्म यह मेरा हिंदुस्तान, नज्म का क्या नाम है? यह मेरा हिंदुस्तान किसकी है? तो ये जुबैर रिजवी की है। किसकी है? जुबैर रिजवी की है। ये टॉपिक आप लोगों को 9th में दिया हुआ है। 9th की बुक में जो है एससीईआरटी का बुक जो है वहाँ पे आप जाइएगा तो आपको वहाँ पे से मिल जाएगा। कहने का मतलब है कि 9वीं 10वीं से आपको इस 3 में तो देखा जा रहा है, तो 9वीं 10वीं से कंटेंट आपको पूछा जा रहा है वहाँ पे जा। ठीक है? तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं इसके बारे में थोड़ा सी तारुफ देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे जुबैर रिजवी के बारे में, तारुफ के बारे में दिया हुआ है। यहाँ पे आपका हो गया जाके तखल्लुस। तो जुबैर रिजवी का तखल्लुस की अगर बात करें तो जुबैर है। जुबैर रिजवी का तखल्लुस क्या? जुबैर है। असल नाम की बात करें तो सैयद जुबैर अहमद रिजवी है। सैयद, है ना? जुबैर रिजवी का असल नाम क्या? सैयद जुबैर अहमद रिजवी है। इसकी पैदाइश देखा जाए तो 15 अप्रैल 1936 को, है ना, अमरूविया उत्तर प्रदेश के अंदर में आपका हुआ था, जो आपका भारत के अंदर में है। कब हुआ था? 15 अप्रैल 1936 के अंदर, है ना? ठीक है? अमरूविया के अंदर जो उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ था। वफात की बात करें तो यहाँ पे 21 फरवरी 2016 को दिल्ली में हुआ था। ठीक है? तो रिजवी, जुबैर रिजवी की वफात की बात करें तो 21 फरवरी 1916 को दिल्ली के अंदर हुआ था। दादा का नाम कर बात करें यहाँ पे, इसके दादा के बारे में, तो मौलाना अहमद हसन महदिस, है ना, अमरोही। ठीक है? ये उसके दादा का नाम हो गया। उसके बाद देखिए अगला पॉइंट है कि इब्तदाई तालीम अपने दादा के कायम गर्दा दीनी मदरसा से हासिल किया था। अगर पूछा जाए कि ये जुबैर रिजवी जो है इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल किए थे, तो उसके दादा के ही के द्वारा जो बनवाया गया था एक मदरसा, दीनी मदरसा, उसी के अंदर किया था। उसके बाद देखिए उर्दू में एमए किए, और उर्दू में एमए किए थे कहाँ से? दिल्ली यूनिवर्सिटी से, है ना? उर्दू में एमए किए थे। किस यूनिवर्सिटी से? तो दिल्ली यूनिवर्सिटी से। इनकी पहली तहरीर जो है 1969 के अंदर में जो है माह-ए-नूर, कराची से शाये हुआ था। कहाँ से शाये हुआ था? कराची से शाये हुआ था। इनकी पहली तहरीर 1969 में, है ना? इसकी पहली तहरीर 1969 में हुआ था, माह-ए-नूर।
है ना, कराची से शाये हुआ था। ये भी पॉइंट याद रखना। अगला पॉइंट यह है कि इनकी तख्लीकात के अंदर देखें तो, है ना, लहर 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 नदियां गहरी, ठीक है। उसके बाद है खुश्त दीवार, उसके बाद है दामन, है ना, दामन भी इसकी तसनीफ हो गया। उसके बाद है पुरानी बात, तो पुरानी बात भी इसी की तसनीफ हो गया जाके। उसके बाद हो गया इंग्लिश, है ना, इंग्लिश इंग्लिया, है ना, फक्कार, फक्कार अपनी, है ना, ये हो गया जाके इंग्लिया फक्कार अपनी। उसके बाद हो गया कि धूप का साइबान और मसाफत, ये भी आपको याद रखना है। मसाफत, धूप का साइबान एक हो गया, और मसाफत सब है, मसाफत सब है। तो ये सारा का सारा तसनीफ किसकी है, तो आपको जुबैर रिजवी की है, जिसको आप लोगों को याद रखना है। आपसे पूछा भी जा सकता है यहाँ पे लहर लहर नदियाँ गहरी किसकी तसनीफ है, जुबैर रिजवी के है। क्योंकि जब पूछ सकता है जुबैर रिजवी का मतलब कि आ, असल नाम क्या था, तो यहाँ से भी आपका बन सकता है। वैसे मैं इसका कैटेगरी कर दिया हूँ, आपका जो कंटेंट जो भी मतलब शायर या अदीब का नाम है उसमें मैंने बना दिया, तैयार भी कर दिया। एक दो वीडियो के बाद आपको वो भी मिल जाएगा, जितना भी असल नाम, तखल्लुस, कहाँ पे कौन सा टॉपिक लिखा गया, किस बुक से लिखा गया, वो चीज़ वहाँ पे आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं इनके बारे में। अगला पॉइंट क्या दिया हुआ है कि इनकी जो है ना, इनकी कलियात पूरे कदर आईना के नाम से शाये हो चुकी है ना। यानी कि इनकी कलियात जो है ना, पूरे कद का आईना, पूरे कद का आईना के नाम से शाये भी हो चुका है ना। जुबैर रिजवी की दूसरी जो है दूसरी किताबें, यहाँ पे किताबें होना चाहिए, किताबें जो हो गया, एक तरह गालिब और फनून लतीफ़ा है, एक जो है लतीफ़ा हो गया गालिब और फनून लतीफ़ा, दूसरा है उर्दू फन और अदब, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट देखिए, 1966 में जो ऑल इंडिया रेडियो में सीक्रेट, है ना, डायरेक्टर की हैसियत से शामिल हो गए थे, है ना, सॉरी स्क्रिप्ट डायरेक्टर की हैसियत से 1966 में ऑल इंडिया रेडियो में जो थे स्क्रिप्ट जो यानी जो लिखने का एक तरीका से काम करता है, तो डायरेक्टर की हैसियत से शामिल हो गए थे, है ना। इस मुलाजमत से अप्रैल 1993 में, कब, 1993 में डायरेक्टर के अहदे से सबक दुरुस्त हुए थे, ठीक है। यानी कि एक तरीका से समझिए 91 में डायरेक्टर भी बने थे, 2 साल के बाद ही अपना वहाँ पे डायरेक्टर जो बने थे इसमें। तो यहाँ पे तो आपका था कि राइटर के नाम से ना, स्क्रिप्ट राइटर के हैसियत से शामिल हो गया था। लेकिन जब काम करते रहे तो फिर वहाँ पे क्या आ गए थे, 1991 में जो थे वो डायरेक्टर के हैसियत से डायरेक्टर बनाए गए थे। अब फिर उसके बाद क्या हो गया, 1993 में वो डायरेक्ट के अहदे से सबक दुरुस्त हुए थे, यानी कि रिटायरमेंट हो गया था। अगला पॉइंट करें तो इनकी नज़्में जो आम तौर पे हिस्सा होती, है ना, हसनैन किन में मज़ाहमत का जो है ना पहनुमा होता था। उसके बाद है कि 2 वर्ष तक उर्दू अकादमी में दिल्ली के सेक्रेटरी भी थे। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। यहाँ पर टाइपिंग ईरर था इसको, लेकिन ये पॉइंट आपको याद रखना है कि 2 बरस तक उर्दू, है ना, अकादमी दिल्ली के सेक्रेटरी भी रहे थे, ठीक है। चलिए, तो ये यहाँ तक आप लोगों को बता दिया गया है कि आज जो हम लोग जो क्लास देखे थे, 25 नंबर का ये वीडियो था, जिसके अंदर मैंने लफ्ज मुफरत के बारे में बात किया। आई थिंक आपको लफ्ज मुफरत और मरकब में कभी गलती नहीं होगी। और उसके बाद जाके यानी कि फेल फाल और मफूल के अंदर और मसनद अलिया या मसनद के अंदर जो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया यहाँ सैल्यूट जानवी के बारे में। फिर जाके हम लोग ने यहाँ पे देखा जुबैर रिजवी के बारे में, ठीक है। तो आज का सेशन कैसा था, आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर क्लास पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से आपको जुड़ जाना है। टेलीग्राम चैनल का लिंक हम अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर में डाल देता हूँ, आप लोग वहाँ से जुड़ सकते हैं और क्लास पीडीएफ डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं। कोई वहाँ पे उसका फी नहीं है, बिल्कुल फ्री में आप लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप उसे सब्सक्राइब कर ले, और सब्सक्राइब किए हुए तो फिर अपने दोस्तों में शेयर करते हैं, लाइक कमेंट्स करना ना भूले। चलिए आज के लिए बस इतना है, फिर हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में। शुक्रिया।